नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच परम मित्र भाई साहब हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने आरएस भर्ती 2018 में 76वीं रैंक हासिल की है। आज भाई साहब आपको पूरी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे, किस तरह से एक किसान परिवार से निकलकर और राजस्थान पुलिस की जॉब में 13 साल रहते हुए किस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने आरएस में उच्च पद हासिल किया है कि प्रॉपर आरएस पद मिला है इनको। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं टीम सीसीआई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस सफ़रनामे का सबके साथ शेयर करने का मुझे मंच प्रदान किया। सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम हनुमान है और मैं बाड़मेर ज़िले के एक छोटे से गांव कुर्जा से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है और वर्तमान में मैं कांस्टेबल के पद पर जिला जैसलमेर में पोस्टेड हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मेरी इस कहानी से यदि 5-10 लोग भी प्रेरित होते हैं और वो अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको पहचान पाते हैं, तो हमारा ये वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। मैं मानता हूँ कि जैसी मेरी परिस्थितियाँ रही, जिन परिस्थितियों का मैंने सामना किया, वो परिस्थितियाँ बहुत से लोगों में हैं। कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और कई लोग जो ये वीडियो देख के स्वयं महसूस करेंगे कि लगभग अपनी भी परिस्थितियाँ यही है। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सफल हो जाता है उसके बाद में उनकी संघर्ष की कहानियाँ आती है और कुछ लोगों को ये भ्रांतियाँ होती है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा कैसे हो जाता। तो मेरा इसमें मानना है कि जो संघर्ष की कहानी कोई भी व्यक्ति बता रहा है उसमें लगभग सत्यता 99% सत्यता होती है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें अगले को डाउट हो, लेकिन उसके द्वारा जो बातें बताई जाती है वो लगभग सही होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरी गांव से हुई है। 8वीं तक की एजुकेशन मेरे गांव कुर्जा से हुई। उस समय मिडिल स्कूल था और मैंने 8वीं 2002 से किया। उसके बाद में 9 से 12 तक की एजुकेशन मेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव से हुई। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 12th 2006 में किया और 12th में मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, साहित्य, हिस्ट्री और पॉलिटी। और सबसे बड़ी जो बात बताऊँ मैं वो ये है कि उस समय जब हम 11th में गए थे तो 11th में हमारे को ये भी पता नहीं था कि हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटी के अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं। तो उस समय इतना मार्गदर्शन था तो मेरी जैसे पहुंच नहीं थी और इतना था नहीं मार्गदर्शन। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फिर अपने जो सफल साथी हैं उनसे कहें, आज मार्गदर्शन का, गाइडेंस का बहुत अच्छा माध्यम है, ऑनलाइन एजुकेशन कहें, लेकिन उस समय इतना था नहीं। मैं एक वाक़या जो बताऊंगा उससे पता चल जाएगा कि उस समय कितना हम सब्जेक्ट के चयन के बारे में जानते थे। मुझे पूछा कि आपके सब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया कि 2 तो हिंदी है। मतलब मैं कहना चाह रहा था कि एक हिंदी साहित्य है, एक हिंदी अनिवार्य है। दूसरा ये बात मैंने इसलिए बताई कि अभी भी मेरे ऐसे कई भाई हैं जिनको ये पता नहीं है कि 12th में क्या सब्जेक्ट, आर्ट्स भी ले लिया तो क्या सब्जेक्ट लें। तो इसके लिए भी हम
इस प्लेटफार्म के माध्यम से कुछ ऐसे वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे कि आगे कौन से सब्जेक्ट लेने, आर्ट्स ले ली लेकिन आगे कौन से सब्जेक्ट, आर्ट्स में भी कौन से सब्जेक्ट लो ताकि आगे अच्छा प्रोग्रेस कर सको। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये ध्यान होना चाहिए था कि कौन से सब्जेक्ट लें। इकोनॉमिक्स भी बेहतर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ले सकते थे। खैर वो उस समय की बात थी। दूसरा जो एक बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि मेरे 8वीं से लेकर 12वीं तक लगातार 80% से अबो ही रहे हैं। मैं यहाँ कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परसेंटेज है वो सिर्फ एक मार्कशीट में लिखे गए अंक है, मात्र है। आपके लाइफ में आप आगे क्या करोगे ये वो परसेंटेज तय नहीं करेंगे। वो तय कैसे नहीं करेंगे वो मैं अब आगे एक बात बताऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे हमेशा 80% रहे, 8वीं में 82.83% थे, 10th में मेरे 80.92% थे, 82.5% थे, और 12th में मेरे 80.92% थे। उस समय 12वीं में जो परसेंटेज होते हैं उसके आधार पर एसटीसी में चयन होता था, डाइट में मेरा भी चयन हुआ। और उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो घर की ऐसी थी नहीं कि मैं फीस भर सकूं। तो मैं उस समय सोमवार को जन सुनवाई होती थी और मैं जन सुनवाई में गया। श्रीमान कलेक्टर साहब थे उस समय, सुबीर कुमार जी। मुझे अभी तक याद है, सोमवार को मैं गया था, बुधवार को मुझे फीस भरनी थी। और मुझे खुशी है कि सरकारी सिस्टम में सिर्फ एक ही दिन में मंगलवार को चेक जारी हो गया था और बुधवार को मुझे फ़ोन किया कि आपका चेक जारी हो गया है 11,250 रुपये का, और आप ले जाके अपने चेक से माध्यम से फीस जमा करा दो। मुझे बहुत खुशी हुई। उस समय मैंने कई लोगों से पैसे भी मांगे, उन लोगों के पास में जिनके पास में पैसे थे, और उन लोगों ने पैसे, हो सकता है उस समय उनके पास में पैसे थे लेकिन उस समय कैश नहीं हो, तो वो कुछ ने ऐसे कुछ सलाह दे दी, कुछ ने मना कर दिया। खैर वो बात अलग थी। लेकिन जो जिला कलेक्टर की जो ये पहल थी, जो जन सुनवाई की पहल थी, और उसमें मेरे जैसे एक व्यक्ति को 11,250 रुपये की जो सहायता दी गई, उस समय से मैंने डिसाइड किया कि कुछ बनना है तो एसडीएम या जो प्रशासनिक पोस्ट हैं उस पोस्ट पर ही जाएंगे। लेकिन घर की पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसके कारण मुझे 2007 में मैं एसटीसी में एडमिशन लिया था। उसके बाद में मैंने 2008 में कांस्टेबल की वैकेंसी आई और कांस्टेबल फॉर्म भर दिया, और मेरा चयन 2008 में जिला सिरोही से हुआ। दूसरी बात, एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं कि कुछ मेरे भाइयों को ये लग सकता है कि ये सफल हो गए तो अब अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि ऐसे उस समय पैसे नहीं थे या ऐसे नहीं थे। तो मेरे कई लोग जो मित्र हैं उन सबको एसटीसी में मेरे साथी रहे हैं, उनको पता है, और आपके भी कोई जानकार होगा तो उससे आप कंफर्म कर लेना। बाकी चेक की कॉपी मेरे पास में पड़ी है, वो भी आगे अपने एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जिन्होंने मुझे सहायता की थी उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, तो उसमें मैं आपको उसका प्रूफ भी दे दूंगा। बात प्रूफ वाली इसलिए आई कि आजकल पता नहीं लोगों को ये ऐसा लगता है कि भाई ये तो अब सफल हो गए हैं तो अपनी ये कुछ भी बताए जा रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो चलो ठीक है, बात ये है कि बड़ी बड़ी कहानियाँ कोई बताता नहीं है, और बड़ी बड़ी कहानियों में वो बताने में भी वो उतना एक्सपीरियंस आता नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बस ये मैं बताता नहीं, लेकिन मेरे बताने का जो उद्देश्य था वो ये कि यदि मेरी इस कहानी से मेरे 5-10 भाई, मुझे पता है कि मेरी इस परिस्थितियों से अभी तक खूब लोग जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड हैं, 10वीं के बाद में वो साइंस नहीं ले पाए, जैसे मैं भी नहीं ले पाया। लेकिन आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो पढ़ने का जज्बा है,
और आप में जो पढ़ाई के प्रति ललक है वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप पढ़ना मत छोड़ना, बस सबसे बड़ी बात यही है। आप छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर लेना और उसके नौकरी के साथ में भी आप तैयारी कर सकते हो। ये तो एक क्लियरिफिकेशन था कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये फेंक रहा है, तो बात फेंकने वाली नहीं है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई थी कि यदि मेरी कहानी से मेरे 4-5 भाई या 10 भाई यदि एक सीख लेते हैं कि ये एक मेरा बड़ा भाई ऐसे बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। फिर मैं आगे की कहानी बताऊं तो अब सफ़र रहेगा पुलिस का। सन 2007-8 में मैं पुलिस की भर्ती आई थी, 1300 पोस्टें थी। शुरू में मेरा भी सपना था कि टीचर बनूं, लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि एक बार नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। और नौकरी की ज़रूरत वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, मैं बाड़मेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और बाड़मेर ज़िले के कई साथियों की ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उनमें खूब योग्यता है, खूब उनमें पढ़ने की ललक है, लेकिन उनको एक नौकरी चाहिए तो वो एक छोटी नौकरी से शुरुआत करते हैं। छोटी नौकरी से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको आपको कभी नहीं भूलना है। मैं सन 2008 अप्रैल में पुलिस लाइन सिरोही में आमद करवाई मैंने एज ए कांस्टेबल। 12th पास किया हुआ था। उस समय मेरा एक सपना था और उस समय मुझे ऐसा लगता था, कई बार आपको भी लगता होगा कि हम चुटकियों में ऐसे एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, हम 2 साल भी पुलिस में नहीं रहेंगे, हम पटवारी बन जाते हैं, लेकिन पटवारी सिर्फ ऐसे बने हैं कि 3 साल में पटवारी छोड़ देंगे, या कांस्टेबल बन तो गए हैं लेकिन 2 या 3 साल में हम कांस्टेबल की नौकरी छोड़ के दूसरी ले लेंगे। ये मेरा भी सपना था और मैं इस सपने के साथ में पुलिस में भर्ती हुआ। सन 2008-9 मेरा ट्रेनिंग में गया। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने प्राइवेट बीए किया। बीए में मेरे 67% बने। परसेंटेज यहाँ क्यों बताएं, इसका भी एक कारण है कि आप गाइडों पर ध्यान ज़्यादा, ये जो 1 वीक सीरीज वगैरह आती है इस पर ध्यान मत दो ज़्यादा। किताबें लाओ, किताबें ला के आप पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा आपको आगे भी होगा। उसके बाद में एक बात जो थी वो मेरे मन में था कि एक बार जो एक टारगेट था वो था आरएस बनना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आरएस ही बनना है। पुलिस में भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद में बीए हो गया। बीए करने के बाद में मेरी पोस्टिंग 5 या 6 महीने थाने में भी रही। थाने में बाद में मैं कभी मेरी पोस्टिंग थाने में नहीं रही, मैं लाइन में ही रहा और उसके साथ में पढ़ाई करता रहा। सन 2015 में जयपुर मेट्रो में डेपुटेशन के लिए फॉर्म मांगे गए। मैंने डेपुटेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया। उसका जो कारण था वो ये था कि जयपुर में एक तो पढ़ाई का बहुत बढ़िया माहौल है, दूसरा जयपुर में आपको अपने एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है। मेरी किस्मत भी अच्छी रही, मुझे अच्छा ग्रुप भी मिला और पढ़ाई का माहौल तो वहाँ जयपुर में है ही। लेकिन अभी वर्तमान में आपको जयपुर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी बाड़मेर में कहूँ या फिर ऑनलाइन एजुकेशन का कहूँ तो अच्छा वातावरण है। बाड़मेर में भी पढ़ाई का अच्छा वातावरण है। मुझे खुशी है कि अब की बार बाड़मेर ज़िले से 30+ आरएस बने। मेरा जयपुर जाने के बाद में मैं मेट्रो में रहा। मेट्रो में 2015 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में लगातार कंटिन्यू पढ़ाई की और मुझे 6 साल हो गए, 6 या 7 साल हो गए लगातार पढ़ाई करते हुए। और ये बात बताते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि मैं 6 या 7 साल लग गए आरएस बनने में। बिल्कुल सत्यता है और लगभग 7-8 साल तो मैं पढ़ते हुए मेरे को हो गए। अभी कुछ लोगों को वीडियो देखते हुए ये बात दिमाग में आ सकती है कि हम 7-8 साल पढ़ लेते तो हम आईएएस निकाल देते, हम आरएस में टॉप कर जाते, हम तो पढ़े नहीं थे। तो मेरा उनके लिए एक मैसेज ये है कि आपको किसी ने रोका नहीं है और आप में ऐसा पोटेंशियल है तो आप उसको अप्लाई कीजिए। आईएएस के लिए कीजिए, आरएस के लिए कीजिए, आप बढ़िए।
ऐसा हो सकता है कि आप 2 साल 3 साल लगाइए, मुझे 8 साल लगे, क्योंकि पुलिस की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी करते हुए इतना टाइम मिल नहीं पाता, मैनेज करना पड़ता, जो मैनेज किया उसमें। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात जो है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, तो टाइम मैनेजमेंट में टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, और वो मैंने टाइम निकाला। RS 2018 की वैकेंसी से पहले मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, दोनों अटैम्प्ट में मेरा प्री हमेशा क्लियर हुआ, लेकिन मेरा मेंस पिछले 2 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ये तीसरे अटैम्प्ट में मेरा पहला ही इंटरव्यू था, और पहले ही बार में मेरी ऑल राजस्थान 76 रैंक मुझे प्राप्त हुई। तो ये तो मेरी एक छोटी सी एक कहानी थी कि मेरी लाइफ में संघर्ष कैसा रहा, क्या रहा। लेकिन अब मैं एक बात जो बताना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे RS बनना है, वो एक दिन बनेगा। मुझे 13 साल लगे, कांस्टेबल रहते हुए लगे, लेकिन जिसने डिसाइड किया है 2 या 3 साल में निकाल देगा RS बड़ी बात है नहीं। मेरा प्री में हमेशा अच्छा स्कोर रहा। मेरा पिछली बार मेंस में भी 318 नंबर थे पिछली मेंस में, लेकिन उस समय सेकंड पेपर का थोड़ा मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा। अब की बार सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर रहा। आगे जैसे परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, मेरे मेंस में कितने मार्क्स थे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, या फिर और क्या रणनीति अपनाई जाए कि RS 1 या 2 साल में निकाल लें। एक या 2 साल में RS निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कई मित्र हैं जो प्रथम प्रयास में सफल हुए हैं, उन सबको भी मेरी बधाई है। लेकिन मैं पिछले 2 प्रयासों में सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरी ही कमियां थी, कोई सिस्टम में कमी है नहीं, और मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि सिस्टम में कोई कमी है। यदि कोई सिस्टम में ऐसी कोई कमियां होती तो मेरे जैसा व्यक्ति 76 टॉप 100 में कभी नहीं आ पाता। सिस्टम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अच्छे से मेहनत कीजिए। और सबसे लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा मैं, वो ये है कि आगे आपकी RS के लिए क्या रणनीति रहे, क्या टेस्ट सीरीज़ वगैरह का, इसके बारे में एक और वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टीम CCI आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी अनाउंस जल्दी ही करने वाला है, और उस टेस्ट सीरीज़ में मैं भी साथ में ही हूँ और टीम CCI मेरा सहयोग करेगी। मैं आपको बता दूं कि मेरा पिछली प्री में 124 मार्क्स थे, आपको मार्कशीट भी शेयर कर दूंगा। तो प्री की रणनीति क्या रहनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ क्या ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब एक बात और दिमाग में किसी की आ सकती है कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये आपकी टेस्ट सीरीज़ का प्रचार प्रसार करें। तो देखो, ये तो आपका जो ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी वो थिंकिंग है, तो हम कोई चेंज नहीं कर सकता, हम तो क्या कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरे बताने का उद्देश्य ये था कि आप टेस्ट सीरीज़ यदि ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, तो उसी कारण 124 नंबर आए। मैं तो ये भी मन से कह रहा हूँ, इसी मन से कह रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो भी अच्छी बात है, और लेकिन आप तो कहीं टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए ज्वाइन। लेकिन हम भी टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, आप यदि जुड़ना चाहोगे तो आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, किसी भी कोचिंग संस्थान की हो, टेस्ट सीरीज़ प्री की कीजिए, मेंस की कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। आपकी सफलता में टेस्ट सीरीज़ का योगदान बहुत बड़ा होगा। मेरी सफलता में भी टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं, और आपकी कोई इंक्वायरी और हो तो आप CCI प्लेटफार्म पर टेलीग्राम जो चैनल है CCI बाड़मेर के नाम से, उसमें जुड़ सकते हैं आप, और व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। टीम CCI का भी बहुत बहुत धन्यवाद।